नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गुप्तकालीन प्रशासन के विषय में, जो हमारी दूसरी यूनिट का टॉपिक है। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसको हमने पूरा कर लिया है, बिल्कुल टॉपिक वाइज पूरी हो चुकी है। दूसरी यूनिट में जो हमारा सिलेबस है मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल है, इनका हमें पढ़ना था। राजनीतिक इतिहास अपने कर चुके हैं और अब अपना इनका चल रहा है प्रशासन, कि इनके प्रशासन में क्या क्या होता था। पिछले क्लास में हमने मौर्य प्रशासन के विषय में बात किया था। अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के विषय में। उसके बाद में अपने ये वाला टॉपिक देखेंगे तीनों कालों का, कि इनका भारतीय संस्कृति के प्रति क्या योगदान रहा है, यानी उनका कला संस्कृति में क्या योगदान है, जो शिलालेख वगैरह, वो सारी चीज़ें अपने इन क्लासेस के अंदर बात करेंगे दोस्तों। तो आइएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं सबसे पहले गुप्तकालीन प्रशासन के विषय में। तो गुप्तकालीन प्रशासन में देखिएगा, एक तो याद रखिएगा, राजत्व का देवीय सिद्धांत लोकप्रिय हुआ करता था। वैसे तो ये पॉलिटिका टर्म है। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी जो राजा है उसको देवीय चमत्कार या देवीय रूप ही अपने मानते थे दोस्तों। तो राजत्व का जो सिद्धांत था वो देवीय सिद्धांत उस समय हुआ करता था। और ये जो राजा हुआ करता था, मतलब राजा का पद कैसा था, वंशानुगत था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा का अभाव था, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, कौन से वाला जो बड़ा बेटा है वो बनेगा, ये बिल्कुल पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा था। वैसे होता है वंशानुगत में यही होता है कि राजा का बेटा जो सबसे बड़ा बेटा है, फिर उसके बाद में इसी प्रकार से क्रम ये चलता था दोस्तों। गुप्तकालीन जो प्रशासन था वो विकेंद्रीकरण पर आधारित हुआ करता था। विकेंद्रीकरण माने तो अपने ऐसा कह सकते हैं कि जो सत्ता है उसको विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत बांट देना। गुप्तकालीन प्रशासन जो है वो विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित था, न कि वो संघीय व्यवस्था पे था। आजकल की तरह संघीय व्यवस्था उस समय देखने को हमें नहीं मिलती थी, विकेंद्रीकृत था। जैसे आज अपने देखते हैं ना, केंद्र है, फिर राज्य है, फिर स्थानीय सरकार है, इसी प्रकार से ये भी आगे से आगे बंटा हुआ होता था दोस्तों। अब इसके प्रमाण जो हैं हमें वो देखने को मिलते हैं कि सामंत और अधिकारी जो हुआ करते थे उनको प्राप्त विशेष अधिकार होते थे, जिनको अपने प्रमाण के रूप में देखते हैं। राजा जो था वही न्याय व्यवस्था का प्रधान हुआ करता था, यानी राजा ही न्याय किया करता था, लेकिन उसको विधि निर्माण करने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार उसके पास में था लेकिन सीमित था। तो क्या कह रहे हैं, न्याय के अंदर सर्वोच्च कौन हुआ करता था, राजा हुआ करता था। अंतिम निर्णय या एक तरह से माने कि सुप्रीम कोर्ट उस समय की वही हुआ करती थी। राजा का मुख्य कार्य क्या हुआ करता था, उसका मुख्य कार्य था जनता यानी राज्य की और जनता की सुरक्षा करना, और जो वर्ण व्यवस्था है उसको कायम रखना, साथ ही साथ धर्म की रक्षा करना। ये राजा के उद्देश्य हुआ करते थे, या फिर हम कहें कि राज्य के कार्य हुआ करते थे। तो राजा का देवीय सिद्धांत चल रहा था, वंशानुगत हुआ करता था, विकेंद्रीकृत वहाँ की व्यवस्था थी। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च जो है वो राजा हुआ करता था, और उसका कार्य हुआ करता था जनता की और राज्य की सुरक्षा करना, वर्ण व्यवस्था को कायम रखना और धर्म की रक्षा करना। अब हम देखें कि केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन जो है वो किस प्रकार से बंटा हुआ होता था दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च या सर्वोपरि कहीं, सबसे ऊपर कहीं तो आता था हमारे पास में राजा। यानी हम क्या देख रहे हैं, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन को देख रहे हैं। सर्वोच्च हुआ करता था राजा, और राजा ही जो था वो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। कौन हुआ करता था, प्रशासन का सर्वोच्च जो है वो राजा ही हुआ करता था। इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारी कार्यपालिका है दोस्तों, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो सैन्य प्रशासन हो, इन सब का प्रधान कौन हुआ करता था, राजा ही हुआ करता था। ये सब कुछ था, लेकिन अगर हम बात करें, जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि विधि निर्माण का जो अधिकार है वो उसके पास में नहीं हुआ करता था। विधि निर्माण का अधिकार उसका सीमित हुआ करता था। तो तीन बातें हैं, प्रशासन का ये सर्वोच्च हुआ करता था, सर्वोच्च अधिकारी था। कार्यपालिका, न्यायपालिका, सैन्य, इन प्रशासन का सबका प्रधान यही हुआ करता था, लेकिन इसे विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त नहीं था। फिर हम बात करें, राजा किसके ऊपर शासन करता था, देश या राष्ट्र के ऊपर किया करता था। और ये प्रशासन की क्या थी, सबसे बड़ी इकाई अगर हम कहें
तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी देश या राष्ट्र, और इसका जो शासक हुआ करता था उसे हम कहते थे गोप्ता। यानी देश या राष्ट्र का जो प्रशासक हुआ करता था उसे अपने गोप्ता कहते थे। और ये जो देश या राष्ट्र है वो कई भुक्ति या प्रांत के अंदर बंटा हुआ होता था। यानी ये देश है, देश में बहुत सारी क्या हो गई, भुक्ति या प्रांत हो गए दोस्तों। तो यहाँ जो प्रांत हुआ करते थे या फिर जो भुक्ति हुआ करती थी, यहाँ पर कुमार मात्यों को नियुक्त किया जाता था। किसको नियुक्त करते थे दोस्तों? कुमार मात्यों को नियुक्त करते थे। और यहाँ पर एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम होता था उपरिक। एक उपरिक नाम का अधिकारी हुआ करता था। तो भुक्ति या प्रांत के अंदर किसको नियुक्त किया जाता था? कुमार मात्यों को नियुक्त किया जाता था। और यहाँ पर एक उपरिक नामक अधिकारी हुआ करता था। फिर ये जो प्रांत है ये बंटा हुआ होता था विषय या जिलों के अंदर। किसके अंदर? विषय या जिलों के अंदर। और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो होता था विषयपति। तो जिले का या विषय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया? विषयपति हो गया दोस्तों। और इसकी विषयपति की सहायता के लिए कुछ और लोग भी होते थे, जिसमें एक होता था श्रेष्ठी, इसके अलावा सार्थवाह और कुलिक, कायस्थ, ये सभी क्या करते थे? इसकी सहायता के लिए हुआ करते थे विषयपति की। तो विषय का सबसे बड़ा प्रधान कौन रह गया? विषयपति हो गया था दोस्तों। और ये जो विषय है, जिला है, वो कई विधि या फिर तहसीलों में बटा हुआ होता था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक पेठ होती थी। पेठ जो है वो विधि से छोटी थी, इससे छोटी थी, लेकिन ये जो गांव आता है, गांव से बड़ी इकाई थी। इन दोनों की एक मध्यस्थ इकाई हुआ करती थी। पेठ को अपने कह सकते हैं गांवों का एक संघ हुआ करता था, जिसे अपन पेठ कहा करते थे। और गुप्त काल की जो सबसे छोटी इकाई है वो हुआ करती थी गाम। और गाम का जो प्रधान है वो कहलाता था महत्तर। इसका जो ग्राम या देखिए इसका प्रधान महत्तर हुआ करता था। मुखिया या फिर अपने इसको कह सकते हैं ग्राम वृद्ध गाम का जो बुजुर्ग है वही हुआ करता था। तो राजा सर्वोच्च हुआ करता था। राजा किस पे शासन करता था? देश पे। और देश सबसे बड़ी इकाई थी। गोप्ता यहाँ का शासक हुआ करता था। देश जो है वो कई प्रांतों में बटा हुआ करता था। प्रांत कई विषय या जिलों में बटा हुआ करते थे। जिले जो हैं वो विधि या तहसीलों में थे। फिर बहुत सारे ग्रामों का समूह जो है वो क्या कहलाता था? पेठ कहलाता था दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा राजा की अगर हम बात करें, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अपने समझ चुके हैं। राजा जो होता था प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य प्रधान हुआ करता था। विधि निर्माण का अधिकार उसको नहीं हुआ करता था। देश या राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई थी, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, और इसका जो शासक हुआ करता था वो होता था गोप्ता। ये जो देश है, देश जो है वो कई भुक्तियों में बंटा हुआ होता था। भुक्ति या प्रांत की बात करें तो यहाँ पर कुमार मात्यों को नियुक्त किया जाता था और एक उपरिक नामक भी अधिकारी हुआ करता था। ये जो भुक्ति या प्रांत हैं ये विषय या जिलों में बंटे हुआ करते थे। विषय का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो हुआ करता था विषयपति। विषयपति की सहायता के लिए श्रेष्ठी होता था, सार्थवा होता था, कुलिस होता था और कायस्थ होता था। ये भी हमने पढ़ा है। विषय जो है वो कई विधियों में बंटा होता था, विधि या फिर तहसील। जैसे आज भी अपने देखते हैं ना, जिले में क्या होती है? तहसीलें होती है ना। वैसे देखो आप इसको इस तरह से समझिएगा कि सबसे पहले हमारे पास में क्या है? देश है ना। तो देश में क्या है? राज्य हैं। तो राज्य को आप मान लीजिएगा प्रांत उस समय के। और राज्य में क्या होते हैं? जिले होते हैं। जिले को हमने यहाँ पर क्या कहा है? विषय कहा है। और जिले में क्या होती है दोस्तों? तहसील होती है। जिले में क्या होती है? तहसील होती है। बस यहाँ पर और तहसील के अंदर क्या होते हैं? पंचायत होती है। एक प्रकार से आप देखते हैं कि पंचायत क्या होती है? कुछ गांवों का समूह होती है ना। गांव का क्या होती है? समूह होती है पंचायत। कई गांव होते हैं पंचायत के अंदर। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? ये पेठ हो गई, ये गांव हो गया। और ये जो तहसील है, तहसील को अपने विधि भी कहा करते थे। बस इसी प्रकार से कुछ हुआ करता था। तो विधि या तहसील जो है वो जिले को आगे अपने बांटते थे। पेठ विधि से छोटी इकाई हुआ करती थी। और ये जो है वो गांवों का संघ होता था। जैसे एक तहसील है ना। तहसील में आप उपखंड बना सकते हैं, खंड बना सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं, या फिर हम यूँ कहें भी पंचायतें हो सकती हैं, जोन हो सकती हैं, जो गाँवों का समूह होती हैं। ये इस प्रकार से बंटा हुआ होता था। तो पेठ क्या होती थी? गाँवों का समूह होती थी। और ग्राम क्या है? गांव जो है सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी दोस्तों। इसका प्रधान महत्तर, मुखिया या फिर ग्राम वर्द हुआ करता था।
इसके बाद में हम बात करें गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कौन कौन से हुआ करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा महाबलाधिकृत जो होता था वो होता था सेनापति को कहते थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अग्रहारिक कौन होता था? दान विभाग का जो प्रधान होता था हम उसे कहा करते थे। महादंड नायक नाम से ही आपको मिल पा रहा है अर्थ इसका। महादंड नायक जो है वो न्यायाधीश हुआ करता था। वैसे न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था। भांडागार अधिकृत, देखो भंडार गृह की तरह आप इसको याद रखेंगे तो फिर आंसर जो है वो आपका सही होने की संभावना ज़्यादा रह जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसको भंडार गृह की तरह आप याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करें दंड पाशिक, है ना। तो पकड़ करना, पाशिक माने आप इसको इस तरह से कि पकड़ करके दंड कौन दे सकता है? पुलिस, है ना। तो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था दंड पाशिक। संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक नाम से स्पष्ट है युद्ध और संधि से संबंधित जो विदेश मंत्री हुआ करता था उसे कहते थे। विनय स्थिति जो शिक्षा एवं धार्मिक मामलों का एक प्रकार से हम कह सकते हैं एजुकेशनल जो मिनिस्टर हुआ करता था। महाअक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक कौन था? लेखाधिकारी, अकाउंटेंट हुआ करता था उस समय का। अकाउंटेंट सबसे, अकाउंट का सबसे बड़ा अधिकारी, अकाउंट ऑडिट ऑफिसर कह सकते हैं अपने इसको, है ना। फिर देखिएगा चोरोदर्निक, ये कौन हुआ करता था? चोरों की तरह जो आता है गुप्तचर, है ना, उसका प्रधान हुआ करता था। तो देखिएगा यहाँ पर याद रखिएगा महाबलाधिकृत, आपको इसको नाम से याद करने की कोशिश करें। महाबल यानी सबसे ज़्यादा बलपति होगा, जो बलवान होगा उसे ही सेनापति नियुक्त किया जाएगा। अब यहाँ देखिएगा अग्रहारिक, अग्रहारिक जो दान विभाग का मुखिया होता था। महादंड नायक, दंड देने का नायक कौन हो सकता है? न्यायाधीश हो सकता है। इसको आप भंडार गृह की तरह याद रखें तो राजकोष अधिकारी हो सकता है। दंड पाशिक यानी पकड़ करके जो दंड दे सकता है तो वो पुलिस दे सकती है। संधि विग्रहिक नाम से ये संधि कौन करेगा? विदेश मंत्री करेगा। विनय स्थिति यानी अच्छे व्यक्ति को विनयशील कौन बनाती है? शिक्षा, तो शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी। महाअक्षपटलिक तो ये कौन होता था? लेखा विभाग का अधिकारी होता था। चोरोदर्निक चोरों की तरह घूमता था लेकिन अधिकारी होता था गुप्तचर विभाग का मुखिया। अब हम बात करें उस समय भूमि के प्रकार कौन कौन से होते थे। तो वास्तु भूमि, वास्तु किसको कहते हैं? जो वास करने योग्य होती है ना उसी को कहते हैं। अप्रहत, अप्रहत यानी ऐसी भूमि जिसको जोता नहीं गया हो, बिना जोती गई भूमि को अप्रहत कहा गया है। सदबल भूमि कौन सी होती थी? सदबल यानी जो घास के मैदान वाली भूमि होती थी। औदिक, औदिक वैसे जल से संबंधित होता है ये, है ना। तो औदिक क्या हो गया? जो दलदली भूमि होती थी उसको कहते थे। राजस्व उस समय जो हुआ करता था, भू राजस्व ही राजस्व राज्य की आय का मुख्य साधन हुआ करता था। भू राजस्व कुल आय का 1/6 भाग हुआ करता था सामान्यतः। भू राजस्व नगद भी लिया जा सकता था और अनाज के रूप में भी लिया जा सकता था। दोनों साधन थे, कैश में भी और अनाज के रूप में भी। अब देखिएगा अगर नगद दिया जाता था, नगद वसूलते थे तो उसको हिरण्य सामुदायिक बोलते थे। इस प्रकार से वसूलने वाले को हम क्या बोलते थे? हिरण्य सामुदायिक, जो नगद भू राजस्व वसूलता था। और जो अनाज के रूप में वसूलता था उसे कहते थे औदरांगिक। अगर आप औदरांगिक के पास में जा रहे हैं मतलब आप घर में जो अनाज पड़ा है उसको देने के लिए जा रहे हैं टैक्स के रूप में। अगर हिरण्य सामुदायिक के पास में जा रहे हैं तो यानी कैश देने के लिए जा रहे हैं आप। करों के प्रकार अगर हम बात करें, धान्य अनाज के लिए आता है तो अनाज में राजा का हिस्सा। भट्टकर यानी पुलिस के लिए टैक्स जो लिया जाता था। चाट जो था लुटेरों से बचाने के लिए जो टैक्स लिया जाता था। प्रणय एक अनिवार्य कर हुआ करता था, सबको देना होता था। विष्टि बेगार कर हुआ करता था। शुल्क जो हुआ करता था सीमा कर या बिक्री कर पर जो टैक्स लगता था। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था। ये याद रखना, सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। ऊपरी कर ये उन रैयत या किसानों पर लगाए जाते थे जो भूमि के स्वामी नहीं हुआ करते थे, भूमि जोतते थे। तो दोस्तों इतना ही था इसमें, और हमने गुप्त काल के सारे प्रशासन को पढ़ लिए। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित रहते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। और हाँ, पूरा सिलेबस केवल यहाँ पर ही आपको करवाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।